वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड रिलेटेड जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं और उसके साथ साथ जो लेनी यूरो और हॉयलैंड का इंजरी अपडेट है उस पे भी बातें करेंगे। और उसी के साथ साथ बातें करेंगे अदर मेजर क्लब्स लाइक बार्सिलोना, लिवरपूल, आर्सेनल, ये सारे क्लब्स के भी ट्रांसफर एक्टिविटीज को लेके। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। तो एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आई कैन से कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वाले वीक में हम लोग थोड़ा बिजी होंगे ट्रांसफर विंडो में, लेकिन उतना भी बिजी तो हम लोग नहीं है जो कि एक्सपेक्टेड था। लेकिन फिर भी ट्रांसफर मार्केट से अभी जो सबसे बड़ा न्यूज है और वो है कि डेविड ऑर्नस्टीन ने ये न्यूज ब्रेक किया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव सबमिटेड अ जॉइंट बिड फॉर डिलीट एंड मजरोई। तो ये बिड जो जॉइंट बिड है वो एक्सपेक्टेड टू बी रिजेक्टेड बाय बायर्न म्यूनिख। लेकिन ये बात तो तय है कि ऐसे ही एक जॉइंट बिड अप्रोच में हम लोग आगे जाएंगे फिर से बायर्न म्यूनिख के पास और डिसाइड करेंगे एक प्राइस जिसमें दोनों प्लेयर को ही हम लोग खरीद पाए। और उसी के स्ट्रक्चर को लेके ही आगे नेगोशिएशन चल रहा है बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड बायर्न म्यूनिख। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, डेविड ऑर्नस्टीन ने ये पोस्ट किया है कि मैन यूनाइटेड सबमिटेड जॉइंट ऑफर टू साइन मथेयस डिलीट एंड नोसाइर मजरोई from Bayern Munich. Opening bid rejected and FC Bayern requested higher fee, but talks ongoing as MUFC try to agree deal. Personal terms in place on 5 plus 1 year contract with each player. तो जी हाँ, हम लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि मथियास डिलीट के लिए हम लोग ज्यादा स्पीड अप करेंगे प्रोसेस। क्यों? क्योंकि लेनी यूरो जैसे कि सब लोगों को मालूम है, मैंने पिछले वाले वीडियो में ये चीज बोला था जब लेनी यूरो और हॉयलैंड की इंजरी हो गया था, लेकिन लास्ट वाले प्री सीजन के मैच में अगेंस्ट रियल बेटिस हम लोग को और दो नए इंजरी देखने को मिले इन द फॉर्म ऑफ मार्कस राशफोर्ड एंड एंटनी। एंड एज थिंग स्टैंड्स नाउ, अभी प्री सीजन के सारे मैचेस खत्म भी नहीं हुए, उससे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के 4 प्लेयर्स इंजर्ड हो चुके। लेकिन उसको लेके ही जो लेटेस्ट अपडेट आया है, जैसा कि सब लोगों को मालूम है आई गेस, कि लेनी यूरो 3 महीने के लिए बाहर है। जो पहले हम लोग एसेस कर रहे थे कि हो सकता है कि वो 6 हफ्ते के लिए बाहर हो, लेकिन अभी कॉन्क्रीट न्यूज आ चुका है कि वो 3 महीने के लिए बाहर होगा। और दूसरी तरफ हॉयलैंड को लेके हम लोग सोच रहे थे कि हॉयलैंड का जो इंजरी है वो शायद ज्यादा सीवियर ना हो, तो शायद वो जल्दी वापसी कर पाए, लेकिन उसको भी वापसी करने में 1.5 महीना लगेगा। और दूसरी तरफ मार्कस राशफोर्ड को लेके अभी तक कोई लेटेस्ट इंजरी अपडेट नहीं आया है, लेकिन एंटनी को लेके यही अपडेट आया है कि ही इज बैक इन द ट्रेनिंग, तो उसका इंजरी इशू उतना भी ज्यादा नहीं है। जो देख के मुझे तो ठीक लग रहा है कि अगर एंटनी की इंजरी हो जाता तो ना ही हम लोग उसको लोन में भेज पाते, ना ही हम लोग उसको बेचने के कोशिश करते। तो अभी अगर जेडन सैंचो रुकता है और एंटनी इंजर्ड नहीं है तो शायद हम लोग उसको लोन आउट कर दे, या फिर अगर कोई बिड आ जाए 20-30 मिलियन के अंदर तो हम लोग शायद उससे मूव ऑन कर ले। तो जैसे कि मैं मेरे पिछले वाले वीडियो में ये चीज कहा था कि ये सारे इंजरीज फिर से मुझे वही नाइटमेयर दे रहे हैं, फिर से वो हॉरर शोज वापस मेरे दिमाग में आ रहा है जो कि हम लोग को लास्ट सीजन में देखने को मिला था। तो लेनी यूरो जिनको हम लोग इतना मतलब हाईली रेट कर रहे थे और उसके लिए हम लोग क्या क्या सोच के रखे थे कि प्री सीजन के बाद हम लोग जब एक्चुअल में सीजन शुरू होगा तो हम लोग को उसको देखने को मिलेगा एंड इट विल बी वेरी मच एक्साइटिंग टू सी हिम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये इंजुरी का कर्ज कहे या कुछ भी कहे, मैनचेस्टर यूनाइटेड में ये चीज सच में है कि हम लोग के ऊपर शायद कोई कर्ज है जिसके बदौलत मतलब सीजन शुरू होने से पहले ही ऐसे इंजरीज हो जाते हैं। लास्ट ईयर में कोबी मेनू का हुआ था, उसको रिटर्न करते करते नवंबर हो गया था, और अभी लेन्यूरो का हो गया है। और ये इंजरी होने के बाद हम लोग को यही लग रहा था कि शायद हम लोग डील वाले डील के लिए उसका जो प्रोसेस है उस पे स्पीड अप करेंगे। लेकिन जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि हम लोग को आउटगोइंग्स भी करना होगा, नहीं तो हम लोग डिलीट या मजरूई किसी के लिए भी नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि एरन वन-बिसाका वाला डील अब तक हो जाएगा, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ आपका स्कॉट मैक्टोमिनी को लेके भी जो बातें चल रहा था कि स्कॉट मैक्टोमिनी आइदर फुलहम और गैलातासराय इन दोनों में से किसी एक में जाएगा, उस पे भी अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं आया है। तो मुझे लगता है इसीलिए हम लोग
बायर्न म्यूनिख को जो पहला बीट डाले हैं एक जॉइंट बीट की तरह, उस पे शायद हम लोग को ये चीज़ मालूम था कि बायर्न म्यूनिख वो पहला बीट रिजेक्ट कर देंगे। इन द मीन टाइम हम लोग ये जो आउटगोइंग्स हैं लाइक स्कॉट मैकटोमिने एंड एरन वन-बिसाका, ये सारे आउटगोइंग्स पे फोकस करेंगे टू गेट इट डन एज सून एज पॉसिबल सो दैट वी कैन गेट बैक टू बायर्न म्यूनिख विद अ प्रॉपर सेकंड बीट। तो मुझे यही लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्लान अभी यही है। और एरन वन-बिसाका को लेके जो लेटेस्ट अपडेट है वो तो आपका सेम ही है कि एरन वन-बिसाका और वेस्ट हैम के बीच अभी एक प्लेयर एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन एरन वन-बिसाका का प्राइस को लेके अभी तक कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है बिटवीन वेस्ट हैम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। वेस्ट हैम 10 मिलियन पाउंड बीट कर चुका है, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रिजेक्ट कर दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज एक्सपेक्टिंग समथिंग अराउंड 15 मिलियन पाउंड। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही दे कैन फाइंड अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन 10 मिलियन पाउंड एंड 15 मिलियन पाउंड। और उसके साथ साथ वन-बिसाका का डील शायद ये हफ्ते के अंदर ही हो जाए। तो अगर एरन वन-बिसाका वाला डील ये हफ्ते के अंदर हो जाता है और उसके साथ-साथ स्कॉट मैकटोमिने वाला डील, जिसको लेके लास्ट जो अपडेट था वो आपका यही था कि फुलहैम ने सेकंड बिड जो डाला है वो आपका 20 मिलियन पाउंड का है, और वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज एक्सपेक्टिंग समथिंग अराउंड 25 मिलियन पाउंड। हालांकि रिपोर्ट्स में ऐसा ही आ रहे हैं कि 30 मिलियन पाउंड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड आर एक्सपेक्टिंग फॉर स्कॉट मैकटोमिने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फुलहैम 30 मिलियन आस्किंग प्राइस मैच कर पाएंगे, स्पेशली जब वो लोग एमिली स्मिथ रो को 34 मिलियन पाउंड से अभी ही साइन किया है। तो मुझे लगता है कि अगर 25 मिलियन पाउंड और उसके साथ 5 मिलियन एड-ऑन्स ऐसा कुछ अगर पैकेज फुलहैम ऑफर करते हैं तो शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और गैलाटासराय वाला डील मुझे नहीं लगता कि वो होगा, क्योंकि गैलाटासराय में लेट्स बी ऑनेस्ट वहां पे उतना पैसा नहीं है। आप देखिए फ्रेड का डील वहां पे हुआ था, लेकिन अभी उसका क्या हाल है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि गैलाटासराय सामने से उतना ज्यादा पैसा दे भी पाएंगे। और दूसरी तरफ मैकटोमिनी के साथ वो लोग कोई पर्सनल टर्म एग्री कर पाएंगे। तो फुलहैम के लिए मुझे लगता है कि अभी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि मैकटोमिनी के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री करने में फुलहैम का कोई भी दिक्कतें नहीं होगा, क्योंकि मैकटोमिनी इज ओपन टू द मूव। तो मुझे लगता है कि अगर फुलहैम 25 मिलियन के आसपास कुछ बीट कर दे तो शायद ये मूव हम लोगों को देखने को मिले। तो ये दोनों मूव मैकटोमिनी एंड एरन वन-बिसाका, ये दो मूव जब तक नहीं हो रहा है तब तक हम लोग सेकेंड बीट नहीं लॉन्च करेंगे फॉर डिलीट एंड माजरोई। तो ये सारे डील्स को छोड़ के अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड से और कोई न्यूज है तो वो है आपका रिगार्डिंग उगारते। बहुत दिन से ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि शायद पीएसजी अभी उगारते के लिए एक हम लोग को एक लोन डील अप्रूव कर दे, जहां पे हम लोग पहले लोन डील के लिए जाएंगे और उसके साथ ऑप्शन रहेगा टू बाई, नॉट ऑब्लिगेशन टू बाई। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, अगर ऑब्लिगेशन टू बाई रहता है तो आपको खरीदना ही होगा व्हेन द लोन स्पेल एंड्स, लेकिन अगर ऑप्शन टू बाई रहा तो इट इज अप टू यू, आप खरीद भी सकते हो नहीं भी खरीद सकते हो। जो रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूं उस पे ऐसा आ रहा है कि सम ऑफ द मेंबर्स इन इनियस दे आर नॉट कंप्लीटली सोल्ड आउट ऑन उगारते, तो इसीलिए शायद हम लोग उगारते के लिए पहले लोन डील में जाएंगे, और अगर हम लोग को अच्छा लगा तो उसके बाद शायद हम लोग तय करें कि उसको हम लोग को खरीदना है। तो ऐसा ही कोई डील के लिए हम लोग जा रहे हैं पीएसजी के साथ, लेकिन पीएसजी अभी भी सामने से बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। जो पैसा वो लोग उगारते के लिए पे किया था वही वो लोग मांग रहे हैं, लेकिन वो पैसा, जैसे कि मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि हम लोग कभी भी मैच नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो क्लियर कट ये इंडिकेशन है कि उगारते उनके प्लान में ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने तो जुआओ नेवेस को खरीद लिया है। तो इसीलिए उगारते के लिए अभी लग रहा है हम लोग को कि हम लोग को शायद एक लोन डील देखने को मिले। अगर वो अच्छा करता है तो हम लोग शायद अगले ट्रांसफर में उसको खरीदे, या फिर दूसरे ऑप्शंस के लिए भी हम लोग जा सकते हैं। तो उगारते के लिए मैं तो बहुत पॉजिटिव हूं, क्योंकि उगारते विल प्ले लाइक अ प्रॉपर डिसरप्टर, और वो सिंगल पिवट पे नहीं खेल सकता। उसको अगर आप कैसिमिरो के साथ प्लेस करोगे तो वो हम लोग के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि जैसा लास्ट सीजन में हम लोग को देखने को मिला कि कैसिमिरो अकेला पड़ जा रहा था मिडफील्ड में, और उसको अकेला बहुत मुश्किल हो रहा था उतना स्पेस कवर करने में। और वो चीज में अकेला कैसेमीरो का ही गलती नहीं है, जो टैक्टिक्स में हम लोग जो सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे उस सिस्टम का भी वो एक हिस्सा था। तो अकेला सब कुछ कैसेमीरो के ऊपर तो नहीं है, और इसीलिए अगर कैसेमीरो के बगल में हम लोग डबल पिवट में उगारते के साथ खेलते हैं, तो जैसा हम लोग कैसेमीरो और फ्रेड के साथ खेलते थे तो वैसे कुछ चीजें हम लोग को फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि
फ्रेड से ज़्यादा फिजिकल है उगारते। उगारते का पासिंग एबिलिटीज उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर डिसरप्ट करता है गेम। और उसके बाद कैसेमीरो का पासिंग अच्छा है। तो ये दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे पिच पे। इसीलिए आप कह सकते हो कि आई एम अप फॉर हिम। तो ये सारे डील्स को छोड़ के अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में और कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। कुछ दिन पहले चीदो ओबी मार्टिन वाला जो डील है वो हो गया था, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया था, मुझे मौका नहीं मिला था। तो ये वीडियो में मैं उसको थोड़ा कवर कर लेता हूँ। तो जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि आर्सेनल एक बिग मनी ऑफर कर रहा था उसको, और उसके साथ-साथ जर्मनी से भी उसको बहुत बिग मनी मिल रहा था, लेकिन फिर भी उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड को चूज़ किया। और ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में ऐसा एक सिस्टम है, ऐसा एक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हर एक एकेडमी प्लेयर्स को फर्स्ट 11 में ब्लेंड होने में एक क्लियर कट पाथवे है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। और ये चीज़ हम लोग को टाइम एंड टाइम देखने को मिला है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड में एज़ अ एकेडमी प्लेयर आपको एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ यू हैव टू गिव क्रेडिट टू इनियोस, क्योंकि डैन एशविथ मेरे ख्याल से ये सारे डील्स कर पाते हैं, क्योंकि वो जब ब्राइटन में थे तो ऐसे यंग टैलेंट्स को वो आइडेंटिफाई करके उनको अट्रैक्ट करते थे थ्रू हिज प्रोजेक्ट। तो वही चीज फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड में डैन एशवर्थ करना चाहेंगे, एंड मेरे ख्याल से इट हैज जस्ट स्टार्टेड। और इसीलिए हम लोग लेनी यूडो, जर्गजी या फिर चीदो ओबी मार्टिन ऐसे साइनिंग्स कर पा रहे हैं, और प्लेयर्स भी हम लोग को चूज कर रहे हैं, भले ही आपका सैलरी कम क्यों ना हो। तो इट इज ऑब्वियसली अ पॉजिटिव थिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड आफ्टर सो मेनी इयर्स, कि हम लोग यंग टैलेंट्स को फिर से अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ये तो रहा आपका चीदो ओबी मार्टिन को लेके जो मेरा टेक था। और अभी यही देखने वाली बात होगी कि एरन वन-बिसाका और मैकटोमिने ये वाले डील्स कब तक होता है, और उसके बाद हम लोग डिलीट और माज़राओui के लिए कितना पैसा देते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं दूसरे जितने अपडेट्स हैं उसके ऊपर। तो चलिए बात करते हैं बार्सिलोना के ऊपर। तो देखिए अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि निको विलियम्स माइट स्टे एट एथलेटिक क्लब, और वो पीएसजी नहीं जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है फॉर बार्सिलोना, कि बार्सिलोना अगले समर में फिर से निको विलियम्स के पीछे जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि बार्सिलोना अभी डैनी ओल्मो के लिए जा रहे हैं, और उसके साथ उन लोगों का पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुका है। तो अगर डैनी ओल्मो के पीछे इतना पैसा वो लोग खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेचुरली एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर डैनी ओल्मो के पीछे आप इतना ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हो, तो निको विलियम्स के पीछे क्यों नहीं। तो वहां पे निको विलियम्स के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री करने में क्या क्या दिक्कतें हैं, अगर आप बार्सिलोना के फैन हो और आपको मालूम है, तो मुझे जरूर बताएं इस चीज के बारे में। और दूसरी तरफ अगर आप डैनी ओल्मो के लिए इतना ज्यादा पैसा दे रहे हो, जहां पे सब लोग को मालूम है कि फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है बार्सिलोना में, तो शायद अगले समर में आप निको विलियम्स के पीछे ना जा पाओ। तो सीधी सी बात है कि मुझे लगता है, मेरा जो पर्सनल टेक है, डैनी ओल्मो कैन बी अ लग्जरी साइनिंग फॉर बार्सिलोना, क्योंकि डैनी ओल्मो की पोजीशन में बार्सिलोना के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं। लेकिन लेफ्ट विंग में जो निको विलियम्स के पीछे आप जाना चाह रहे थे, वो मेरे ख्याल से ज्यादा सेंस बनाता है। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि बार्सिलोना को एक प्रॉपर डीएम की सख्त जरूरत है। तो डैनी ओल्मो की जगह अगर कोई डीएम के पीछे वो लोग जा पाते, तो मेरे ख्याल से वो सही डिसीजन होता बार्सिलोना के लिए। लेकिन फिलहाल ये तो हो सकता है कि ये हैंसी फ्लिक का डिमांड है कि मुझे डैनी ओल्मो जैसा एक प्लेयर चाहिए, क्योंकि डैनी ओल्मो इज अ वर्सेटाइल प्लेयर, एंड नो डाउट ही इज अ ग्रेट प्लेयर। उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और वो इनसाइड फॉरवर्ड की तरह खेल सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो लेफ्ट साइड में भी खेल सकता है, वो फॉरवर्ड में फॉल्स लाइन में भी खेल सकता है, वो प्रॉपर नंबर 10 में भी खेल सकता है, और उसको आप एट टाइम्स राइट में भी खिला सकते हो, या फिर मिडफील्ड में पिवट करके भी खिला सकते हो। तो मेरे ख्याल से ही विल बी अ वेरी गुड साइनिंग फॉर बार्सिलोना। लेकिन ये साइनिंग बार्सिलोना के लिए उतना जरूरी नहीं था जितना जरूरी उनके लिए एक डीएम का साइनिंग है। और मेरे ख्याल से ये वाले डील में और एक चीज में आप लोगों को ध्यान देना होगा, वो कि डैनी ओल्मो की अवेलेबिलिटी। क्योंकि लास्ट 2-3 सीजन में हम लोग को ये देखने को मिला कि डैनी ओल्मो बहुत सारे मैचेस मिस कर चुके हैं ड्यू टू इंजरी। प्लेयर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अवेलेबिलिटी भी एक चीज है। देखिए हम लोग के क्लब में लूक शॉ है, प्लेयर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं रहता। तो यही चीज फिर से एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव इशू बन जाता है फ्यूचर में। तो इसीलिए वो भी देखना होगा कि ये डील अगर हो जाता है, तो इंजरी क्राइसिस बार्सिलोना में भी है, लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो मेरे ख्याल से बार्सिलोना को ये सारी चीजों में ध्यान देना होगा। और मैं ऐसा भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था कि लेipzig ने पहला वाला जो बीड है वो शायद रिजेक्ट कर दिया है।
तो नेगोशिएशन तो बार्सिलोना को करना होगा, लेकिन बार्सिलोना डैनी ओल्मो के लिए कितना पैसा दे पाएँगे, यही देखने वाली बात होगी, क्योंकि फ़ाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से उन लोग को प्लेयर्स रजिस्टर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करना पड़ता है। तो अभी ओनली टाइम विल टेल कि व्हाट विल हैपन। और इसको छोड़ के अगर लिवरपूल की बात करें, लिवरपूल इज द ओनली क्लब इन द टॉप 5 यूरोपियन लीग्स जिन्होंने ट्रांसफर मार्केट में अभी तक कुछ नहीं किया है। कुछ दिन पहले कुबो के साथ लिवरपूल की लिंक्स आ रहे थे और उसके साथ एडरसन के साथ लिंक्स आ रहे थे, वो सारे ड्राइड आउट हो चुके। और अभी एक दिन पहले लिवरपूल के साथ एंटनी गॉर्डन को लेके लिंक्स आ रहे हैं कि शायद लिवरपूल एंटनी गॉर्डन को खरीद लेंगे, उसके साथ न्यूकासल में गोमेज को बेच देंगे। तो मेरे ख्याल से ये अगर डील होता है तो लिवरपूल के लिए मतलब ये थोड़ा ट्रिकी डील है, क्योंकि आप गोमेज को अगर बेचते हो तो आप अपना डिफेंसिव जो क्वालिटी है उसको थोड़ा वीकन करते हो, क्योंकि गोमेज का परफॉर्मेंस लास्ट ईयर में आप देखें लिवरपूल के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा है। एंड विदाउट बाइंग अनदर सेंटर बैक यू कैन नॉट लेट गो गोमेज। तो मेरे ख्याल से गोमेज को अगर वो लोग बेच देते हैं, भले ही सामने उनके पास वैसे भी ऑप्शंस हैं, अगर आप एंथनी गॉर्डन को लाते हो तो लेफ्ट में उनके पास ऑलरेडी लुइस डियास है, गैक्पो है। मेरे ख्याल से वो जगह पे अभी लिवरपूल को स्ट्रेंथन करने की कोई जरूरत नहीं है, उनके पास तो डिएगो जोटा भी है। और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि लिवरपूल शायद एंथनी गॉर्डन को राइट हैंड साइड में खिलाए साला की फ्यूचर रिप्लेसमेंट की तरह, तो वो अलग बात है। अगर आप लिवरपूल के फैन हो तो इस चीज में आपका क्या टेक है मुझे जरूर बताएं। लेकिन मेरा अगर टेक मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि अगर एंटनी गार्डन, नो डाउट ही इज अ गुड प्लेयर, लेकिन अगर आप अटैकिंग आपका और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आपका जो एग्जिस्टिंग डिफेंस है उसको थोड़ा वीकन कर दो। तो यही लॉजिक के बेसिस में मैं कह रहा हूं कि अगर गोमेज को देके वो लोग एंटनी गॉर्डन को लाते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही खराब डील हो सकता है लिवरपूल के लिए। अगर आप गोमेज को ना बेच के गॉर्डन ला पाते हो तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर आप गोमेज को बेच देते हो और कोई दूसरा सेंटर बैक नहीं लाते और उसके जगह पे आप एक अटैकिंग पोजीशन में प्लेयर लाते हो तो मेरे ख्याल से इट डजंट मेक एनी सेंस। और दूसरी तरफ अगर आर्सेनल की बात करें तो एमिली स्मिथ्रो को बेचने के बाद अभी आर्सेनल स्पीड अप कर चुके हैं मिकेल मेरिनो वाला डील में। और मिकेल मेरिनो हो सकता है कि इस हफ्ते हम लोग को हियर वी गो सुनने को मिल जाए। दोनों क्लब के बीच अभी नेगोशिएशंस चल रहा है फाइनल प्राइस को लेके, स्ट्रक्चर को लेके। और ये डील अगर होता है तो मेरे ख्याल से ये आर्सेनल के लिए बहुत ही अच्छा डील होगा, क्योंकि राइस के पास जो जो चीजें नेगेटिव्स हैं, लाइक उसका एरियल थ्रेट उतना अच्छा नहीं है मिडफील्ड में, तो वो चीज बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करता है मिकेल मेरिनो। तो मेरे ख्याल से अगर मिडफील्ड में मिकेल मेरिनो और डेक्लन राइस इन दोनों को हम लोग को एक साथ देखने को मिले तो ये दोनों प्लेयर एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, जो कि आर्सेनल के लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरा स्टांस आर्सेनल को लेके वही रहेगा। नो डाउट दे हैव ऑलरेडी स्ट्रेंथेंड देयर डिफेंसिव लाइन विथ कैलिफियोरी, और उसी के साथ मिडफील्ड में भी वो लोग और भी बेहतर हो जाएंगे मिकेल मेरिनो को लाने के बाद। लेकिन फिर भी आई फील कि सामने अटैकिंग लाइन में एक प्रॉपर स्ट्राइकर चाहिए जो 20 गोल मार सके आर्सेनल के लिए। वो चीज अगर आर्सेनल कर पाती है, माई मनी विल बी ऑन आर्सेनल फॉर विनिंग दिस इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल दिस सीजन। तो देखते हैं आर्सेनल क्या फॉरवर्ड के लिए जा पाते हैं कि नहीं। और रही बात मैनचेस्टर यूनाइटेड के, तो हम लोग आउटगोइंग्स कर पाते हैं कितनी जल्दी, वो ही देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ बार्सिलोना, लिवरपूल, ये सारे क्लब्स कैसे मूव करते हैं ट्रांसफर मार्केट में, वो भी अभी देखने वाली बात होगी। तो अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हो या फिर आर्सेनल, बार्सिलोना, कोई भी क्लब का फैन हो और ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो मुझे जरूर बताएं आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या राय है जितने भी सारे टॉपिक पे मैंने बात किया। तो दैट बीइंग सेड, ये वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और अगर आप यूनाइटेड के फैन हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके मेजरली सब कुछ कवर करता हूं। और दूसरी तरफ अगर आप दूसरे क्लब्स के भी फैंस हो तब भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं दूसरे क्लब्स को लेके भी बातें करता हूं, उनको भी मैं कवर करता हूं। अगर आप ऐसे फुटबॉलिंग वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे फुटबॉलिंग कंटेंट पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, कीप द रेड फ्लैग हाई।